नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम फैसले की। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुए केस की चुनाव आयोग की भाजपा केंद्र सरकार को तगड़े झटके की। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान की और अंत में बात होगी मणिपुर में पत्रकारों की गिरफ्तारी की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जिसकी निगाह पूरे हिंदुस्तान की निगाह सुप्रीम कोर्ट के पर लगी हुई थी आज सुबह से ही कि आखिर बिल्किस बानो मामले में क्या फैसला होता है। जी हाँ, बिल्किस बानो मामला वही है जिसमें उनके 11 जो दोषी थे उनको गुजरात सरकार ने समय से पहले ही रिहा करा दिया था, उनकी सजा को माफ कर दिया था। जबकि बिल्किस बानो मामले में जिसमें हत्या हुई 11 लोगों की, कोई बताता है 5 तो कोई कहता है 7 लोगों की हत्या हुई थी बिल्किस बानो के परिवार की। इसके अलावा बिल्किस बानो उनके माँ के साथ गैंगरेप किया गया था। इन दोषियों को समय से पहले ही गुजरात सरकार ने रिहा करा दिया था, जो कि कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, रिहा होने के बाद सभी 11 दोषियों का गुजरात में बढ़-चढ़कर स्वागत किया गया था, उन्हें लड्डू खिलाया गया था, उनको मंच पर बुलाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया था। ज़ाहिर-सी बात है उस समय से ही राजनीति ने ज़ोर पकड़ लिया था। राजनीति में इस बात को लेकर काफ़ी हलचल मच गई थी कि दुष्कर्म के सामूहिक दुराचार और हत्या के दुष्कर्म के जो संस्कारी अपराधी हैं, उनके किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? बहरहाल बिल्किस बानो गुजरात सरकार के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गईं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मामले की सुनवाई किया और फैसले को सुरक्षित कर दिया था। 2 जजों की बेंच ने आज सुप्रीम फैसला दे दिया और गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए गुजरात सरकार को तगड़ा झटका दे दिया। ज़ाहिर-सी बात है ये गुजरात सरकार के मुँह पर ज़ोरदार तमाचा भी है और तगड़ा झटका भी है। और ज़ाहिर-सी बात है इस फैसले से समूचे हिंदुस्तान में राजनीति हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दिया कि जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने दोषियों की सज़ा को माफ़ किया, वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। गुजरात सरकार को इसका हक ही नहीं था उम्र कैद सज़ा को से पहले ही रिहाई का, क्योंकि ये पूरा मामला महाराष्ट्र में चल रहा था और ज़ाहिर बात है महाराष्ट्र सरकार को जो भी फैसला लेना था, लेना चाहिए था। गुजरात सरकार को ऐसा फैसला लेने का कोई हक ही नहीं था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि 11 दोषियों को फिर से जेल में भेजा जाए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि पूरा मामला जब सामने आया और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है गुजरात सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है कि आखिर किस आधार के ऊपर 11 दोषियों को, जो कि न सिर्फ हत्या का मामला उन पर दर्ज था और बल्कि गैंग रेप का भी मामला उनके ऊपर दर्ज था, उनको समय से पहले कैसे रिहा कर दिया गया। अब देखने की बात ये होगी कि महाराष्ट्र में भी इस वक़्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब देखना ये होगा कि इन 11 दोषियों को जेल भेजने की कवायद कब पूरी होगी? क्या पूरी भी होगी या नहीं होगी? साथ ही साथ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित नहीं की है कि कब इनको जेल भेजा जाए। बहरहाल फैसला तो सामने आ ही गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब इन 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल इसे लेकर सभी की निगाहें अब अन्य आगे आने वाले कदम के ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम और क्या होता है। फिलहाल सबकी निगाहें तो इस पर पश्चिम बंगाल में भी हैं, जहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों ही ईडी ने जब एक विधायक के घर पर, टीएमसी नेता के घर पर रेड मारी थी, तो उस समय वहाँ पे 200 से अधिक लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर ही हमला बोल दिया था। सीआरपीएफ के जवानों को खदेड़ दिया था, वाहनों को तोड़-फोड़ किया था और अधिकारियों को जमकर पिटाई किया था, जिसके कारण ही उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल ने सख्त कदम उठाया था और कदम उठाते हुए उन्होंने सीधे तौर पे बीते दिनों ही डीजीपी को कड़ा निर्देश दिया था कि शाहजहां की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए और उनका आतंकवादियों से क्या रिश्ता है इसको भी देखा जाए। ज़ाहिर-सी बात है शाहजहां को पूरी तरह से आतंकवादी से संगठनों से जोड़ दिया, उनका लिंक जोड़ दिया था राज्यपाल ने। राज्यपाल के इस कदम के बाद सीएम के इशारे पर ही माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एक दिन पहले थाने में केस दर्ज कर लिया गया और उसमें कहा गया कि जबरन घर में घुसकर तोड़-फोड़ किया गया
और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके पश्चात ईडी के अधिकारियों पर गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये हो कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, वो संबंधित ईडी अधिकारियों को कब और कैसे गिरफ्तार करती है। फिलहाल इस मामले को लेकर राज्यपाल और ममता सरकार में ठन गई है, जोर-शोर से ठन गई है। अब एक और चर्चा बढ़ चली है कि कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लागू कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है, तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को और विपक्षी दलों को लग सकता है। बड़ा झटका तो चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी दे दिया है। जिस प्रकार से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार इसको राजनीतिक तौर पर भुनाना चाह रही थी और चाह रही थी कि 10 फरवरी को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर 10 फरवरी से को घोषणा करने से इनकार कर दिया और कहा कि 10 मार्च को ही अर्थात मार्च के पहले पखवाड़े में ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है, उससे पहले ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे एक बड़ा झटका केंद्र सरकार को लगा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, हिंदुत्व के लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश में लगी हुई थी। तो अगर फरवरी में चुनाव की घोषणा हो जाती तो इसका सीधा लाभ जो है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलना भी था। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने कड़ा झटका दे दिया है और अब देखना ये होगा कि इसका अब जो ये है इसका कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। फिलहाल अगर देखा जाए तो 2019 में भी 10 मार्च को ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा किया था। उसके पश्चात ही चुनाव के 7 चरणों में चुनाव हुआ था और माना ये जा रहा है कि 10 मार्च को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और 6 या 7 चरणों में ही लोकसभा का चुनाव होगा। तो बहरहाल इस झटके से कितना उभर पाती है केंद्र सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखना तो ये भी है कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर कितना उभर पाती है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर तकरार लगातार बढ़ती जा रही, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर नई दिल्ली हो, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी हो और उत्तर प्रदेश। इन सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट शेयरिंग को लेकर तकरार है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग किया कि 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया जाए। इनकी इस मांग को कांग्रेस ने स्वीकार भी कर लिया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से मायावती इंडिया गठबंधन में 15 जनवरी को एंट्री करने की संभावना है, अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मच सकता है। इसके अलावा बिहार में काफ़ी हद तक मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि हम या तो अकेले लड़ेंगे और अगर कांग्रेस के यहाँ पे कोई स्थान भी नहीं है। हालाँकि 2 या 4 सीट देने के लिए ही वो तैयार हैं। नई दिल्ली की बात किया जाए तो आप आम आदमी पार्टी 2 सीट देने के लिए तैयार हो गई है, जबकि पंजाब में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अधिक सीटों पर कौन चुनाव लड़ता है। महाराष्ट्र और बिहार में लगभग तय हो चुका है किसको कितनी सीट मिलनी है। सबसे ज़्यादा जो पेंच है वो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। अब देखना ये हो कि यहाँ पे किस प्रकार से सीट शेयरिंग का मामला सुलझाया जा सकता है या फिर सबका एकला चलो ही होने वाला है। फिलहाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। अगर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लेता है और हर स्थान पर मतलब लगभग 400 सीटों पर अगर सिर्फ इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक प्रत्याशी होगा तो किसी को कहीं टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर मामला कितना सुलझता है और सीट शेयरिंग के बाद भी जो मतदाता हैं, उनका वोट किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मौजूदा अंत में बात किया जाए तो मणिपुर की, जहाँ पे 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके विशेष लेख के ऊपर। उनका लेख बीते दिनों ही अखबार में छपा, जिसके पश्चात दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा यह गया कि इनके लेख से राज्य में अशांति फैल रही, जबकि पत्रकारों का कहना है कि जो लेख लिखा गया है उससे अशांति नहीं फैल रही है, बल्कि एकदम सच्चाई सामने लाई गई है। पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि कि अशांति जो है वो राज्य सरकार ला रही है और यही वजह है कि बीते दिनों 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। इस तरह इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी मणिपुर सरकार के ऊपर
पूरी तरह से हमलावर हैं कि क्यों 2 पत्रकारों जिन्होंने सच्चाई सामने लाया है, उनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा, अभी और कितने लोग जेल जाते हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल रहमान तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.